everyone, welcome back to the channel Mathsville and this is सुरभि। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे मैथ्स पेडागोजी के। कल हम लोगों ने दिसंबर का किया था, दिसंबर 2019 के जितने भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। उससे पहले हमने जैन 2021 के डिस्कस किए थे और आज मैं उसी सीरीज में आपके सामने हूँ, जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर हूँ। अच्छा, एक चीज सुनिए, आपको जो एक टाइम पीरियड दिया गया है सीटेट के लिए वो दिया गया है 15 दिसंबर से 15 जनवरी। अब आपको नहीं पता आपका पेपर इनमें से किस दिन होगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर 15 दिसंबर को ही है। तो इस हिसाब से आपके पास कितने दिन बाकी है? 13 दिन, 13 डेज आपके पास बाकी हैं। आज 2 तारीख हो गई, 13 डेज आपके पास बाकी है। अब आप लोगों को सबको ऐसा तो कोई तो आप में से ऐसा बच्चा तो होगा नहीं जो ये सोच के बैठा हो कि बस 90 नंबर आ जाए मैं पास हो जाऊं, इससे ज्यादा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको जो टारगेट है ना, अपना टारगेट, जब हम 90 का टारगेट लेके चलते हैं ना तब हमारे 80% आते हैं। तो इसी हिसाब से हम अपना टारगेट ही 120 130 सेट करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे अब 13 दिन में क्या बदल जाएगा, हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आपके पास अभी भी मौका है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो एग्जाम से पहले के 10-15 दिन होते हैं ना, ये गेम चेंजर होते हैं। अगर जिस बच्चे ने इस लास्ट के दिनों में जी तोड़ मेहनत कर दी ना, वो बच्चा, जो बच्चे 3-4 महीने से लगे हुए हैं उनसे भी आगे पहुंच जाएगा। लेकिन आपका जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस जी तोड़ मेहनत का क्या मतलब है, किताब लेके 2 घंटे उसी में मुंह दिए बैठे हैं, पढ़ा एक अक्षर नहीं, ऐसा नहीं करना। फिलहाल जो इसकी स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस बार आपका पेपर, जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि इस बार आपका पेपर ऑनलाइन होगा। अब तक आपका ऑफलाइन होता था, लेकिन अब आपका ऑनलाइन होगा। कुछ बच्चे जिन्होंने सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया कि कोई बड़ा चेंज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि पहले हमें गोले भरने में टाइम लगता था ऑफलाइन में, अब तो सीधा क्लिक किया और आगे बढ़ गए। मैं आपको बता दूं, आपके लैपटॉप ना बहुत स्मूथ चलते हैं। आप एक पेपर ऑनलाइन देके देखो उनके सिस्टम पे, ठीक है? जितना आपको गोले भरने में टाइम लगता था ना, उतना आपको कर्सर हिलाने में टाइम लगता है वहां पे। मैं किसी चीज को ऐसा आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि आपको भी एक तरीके का पहले से तैयार रखना है अपने दिमाग में। आपको अपने मेंटल प्रिपरेशन रखनी है कि आपको इस बार ऑनलाइन पेपर देना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन ना टेस्ट सीरीज वगैरह ले लो, कोई सी भी ले लो जिसमें आपको PYQs और मॉक्स मिल जाए काफी सारे। हम भी करेंगे यहाँ पे मॉक्स, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम सिर्फ मैथ्स पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा नंबर की नहीं आनी है, ठीक है? तो आप लोगों को क्या स्कोर रखना है? 130 प्लस 120 प्लस, ऐसा सपना है आपका। तो क्या करो, कोई भी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लो, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स मिल जाएंगे। नहीं है कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, जैसे मैं आपको बता दूंगी। तो उस पर क्या करो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लो और रोज सिर्फ एक पेपर शाम को या रात को सोने से पहले, अपना हिसाब लगा लो 2.5 घंटे का या 3 घंटे का आपको जो पेपर है, उससे पहले, सोने से जस्ट पहले आप वो पेपर लगाओ। अपने 4 घंटे स्पेयर करो। पेपर लगाना है कैसे? या कोई भी PYQ पूरा या फिर कोई भी मॉक, इन दोनों में से कोई भी एक पेपर लगाना है आपको, लेकिन लगाना पूरा है। ऐसा नहीं है कि अभी आधा से आधा पेपर अटेम्प्ट किया, फिर खाना खाने उठ गए, फिर दोबारा पेपर अटेम्प्ट किया, ऐसा नहीं करना है। पूरा पेपर लगाओ। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? सपोज करो आपके 100 आउट ऑफ 150, तो ये जो 50 क्वेश्चन गलत है ना, इनका एनालिसिस करना है। और ये मेन पार्ट है, ये मेन पार्ट है कि आपको देखना है कि जो गलत है ये क्यों गलत है और इसका सही आंसर है तो क्या है, और फिर वो सही आंसर क्यों है, मतलब वो किस सोच को डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ तक कि मैथ सोच है, साइंस सोच है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर क्वेश्चन को आपको एनालिसिस जरूर करना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं, मैं तो कहूंगी सही आंसर्स को भी देखो। कभी कभी हम जिस सोच से सही आंसर लगाते हैं ना, वो हमारी सोच गलत होती है लेकिन आंसर सही आ जाता है। तो इस वजह से मैं कहूंगी कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल आप एनालिसिस में कम से कम जो आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं उनका जरूर आंसर ढूंढो। आपने अपने गलत आंसर्स को चेक कर लिया, उसके बाद आप आराम से सो जाओ। 2 दिन के पेपर के बाद आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जिसमें आपकी ज्यादा गलतियां हो रही है। आप सिंपल करो, आप उस टॉपिक को सुबह दिन में जो आपको पूरा दिन है उसमें रिवाइज कर लो। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलोगे ना, तो अभी भी इस 13 दिन में, और अगर आपका 15 दिसंबर को ही पेपर हो जाता है तो भी
आप 130 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। लोग तो 120 प्लस की बातें कर रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ 130 प्लस स्कोर कर सकते हो। लेकिन बस अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल क्लियर रखना है कि मॉक, उसका एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद जो आप अपनी गलतियां निकालोगे, बाकी वो अगले दिन पूरा उसी की पढ़ाई करनी है। कैसे पेपर नहीं होगा क्लियर ये मैं जानती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को पता है, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के एग्जाम दिए और मुझे पता है एक तो ना फील ही अलग होती है ऑफलाइन वाले की और ऑनलाइन वाले की, तो उस चीज का बहुत डिफरेंस आएगा। पहले 2 दिन तो आपको ऐसा लगेगा सर दर्द हो गया इतनी देर स्क्रीन देखते देखते, तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज फिलहाल मैथ्स पेडागोजी की बात करते हैं हम लोग। हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें। हाँ, मैं आपके साथ फिर आपके सामने हूँ ये क्वेश्चंस लेकर, और जो जो टॉपिक्स में मुझे डाउट लगा वो टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया कि हमें ऐसा लगा कि आपको दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए, दोबारा नहीं, या कुछ नया है तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डाल दिया। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ टीचर ऑफ अ क्लास थर्ड नीड्स टू फॉलो टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्वार्टर 1/4 टू द स्टूडेंट्स। कक्षा 3 में चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। क्या करे वो, चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट पर लिख दे, ठीक है। राइट द सिंबल ऑफ क्वार्टर ऑन द ब्लैक बोर्ड, प्रोवाइड कंक्रीट मटेरियल एंड डिवाइड्स इनटू क्वार्टर्स, ठोस पदार्थ को लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, शो पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग क्वार्टर, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो अब टीचर को ये कौन सा आपका ये फॉलो होना चाहिए, कौन सा अनुक्रम अनुसरण करना चाहिए वो बताइए। सबसे पहले टीचर क्या करे, सबसे पहले ना टीचर क्या करेगा, ये जो ठोस पदार्थ है, अगर टीचर ने सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया तो एक तरीके से डिडक्शन मेथड है ना। लेकिन डिडक्शन मेथड मैंने आपसे कहा था कि उसमें बच्चों को रटने को थोड़ा जोर दिया जाता है, तो हमें रटवाना तो है ही नहीं। ऐसा नहीं कह रही कि डिडक्शन मेथड बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डिडक्शन मेथड ना कहीं कहीं जगह यूज आता है, लेकिन हम कोशिश फिर भी यही करते हैं। अगर इंडक्शन मेथड हमारा लग सकता है जिसमें हम बच्चे को पहले समझाएं कि वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, और उसके बाद उसे बताए कॉन्सेप्ट, तो काफी इजी रहता है और वो काफी ज्यादा टिकाऊ है, बच्चा बहुत टाइम तक रिटेन कर पाता है। तो हमें क्या करना है, पहले हम ठोस पदार्थ को लेकर उसे चतुर्थांशों में बांट देंगे। कंक्रीट मटेरियल को लेकर पहले हम बच्चे को दिखाएंगे कि देखो 1/4 पार्ट का क्या मतलब है, कि एक ही पार्ट के चौथा टुकड़ा, एक ही चीज का चौथा टुकड़ा है, उसे हम कहते हैं चतुर्थांश यानी कि क्वार्टर। तो पहले तो बी, उसके बाद हम उसे दिखाएंगे बाकी और चीजें जिसमें 1/4 को वो कैसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है चीजों में। आप रॉड के टुकड़े कर दीजिए, आप पाई चार्ट बना के बच्चे को दिखा सकते हैं कि ये पूरा पाई चार्ट है, इसके अगर हम 4 टुकड़े करते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना। तो ये सब दिखा सकते हैं। तो सी, फिर उसके बाद हम बच्चे को बताएंगे कि एक्चुअली से नोट कैसे करते हैं, 1/4 मतलब 1 का चौथा भाग, समझ गए। और अगर ये वाला कौन सा मेथड है, ये है सी पार्ट, ठीक है ना, यहीं पे हो रहा है ये वाला पाथ फॉलो, तो यही आपका आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ विल यू केटर द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय में आप कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। मेक देम सिट विद हायर अचीवर्स, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, सक्षम अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। अब कैसे करेंगे आपको खुद बताना है। देखो, सबसे पहले तो बात किसकी हो रही है, समावेशित विद्यालय यानी कि इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल का मतलब क्या है कि हर तरीके के बच्चे साथ में पढ़ेंगे, चाहे वो थोड़े स्लो हो, चाहे वो टैलेंटेड हो, चाहे उनमें कोई प्रॉब्लम हो, हर तरीके के बच्चे साथ में पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, इससे बच्चों के अंदर एक ग्रुपिंग, एक जो टीम स्पिरिट पैदा होती है। तो अगर हम उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेज देंगे तो हमारा इंक्लूसिव स्कूल का जो आइडिया है वो तो खराब ही हो गया, तो इसलिए इन्हें तो कैंसिल ही कर देंगे। अब इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, आप बेशक उन्हें एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस दे दो, लेकिन उन्हें समझाओ भी तो सही।
उन्हें कंसेप्ट समझ ही नहीं आएगा तो आप एक्स्ट्रा टाइम ऑफ फॉर प्रैक्टिस दे भी दोगे, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय दे भी दोगे तो भी उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। उन्हें हमें कंसेप्ट समझाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी एक तरीके से गलत हो गया। हायर अचीवर के साथ बिठा दोगे उन्हें आप, हायर अचीवर्स के साथ, तो भी गलत हो जाएगा ना, क्योंकि फिर वही वाली बात है, मैं हमेशा कहती हूँ अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसे ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम उसे किसी से छोटा फील कराएं कि भाई इसको तो ज्यादा आता है तो उसी के साथ बैठ। उसे होता क्या है, कहीं ना बच्चा अपने आप को अपेक्षित सा महसूस करता है, उसे ऐसा लगता है कि ये इसे ज्यादा आता है मुझसे। हमें उसे ऐसा फील नहीं कराना, हम इंक्लूसिव स्कूल में है, हमें सबको साथ लेकर चलना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स यानी कि वैकल्पिक प्रणालियों को, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों को यूज कर सकते हैं इस तरीके से कि उन्हें भी साथ साथ पेस मिलती रहे, उन्हें भी साथ साथ समझ में आता रहे। विजुअली चैलेंज्ड है, हम ऐसी कोशिश करें कि हम सुनने वाली जो ऑडियो एड्स हैं उन पर ज्यादा फोकस्ड रहे, जो एक्टिविटी एड्स हैं उन पर ज्यादा फोकस्ड रहे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। अब जिस बच्चे ने कल वाला पूरे क्वेश्चंस करे थे वो इसको बहुत आसानी से दे देगा आंसर, जिसने नहीं किए थे वो कंफ्यूज कहाँ होगा। देखो, विजुअलाइजेशन और एस्टिमेशन तो आप लोगों को पता है कि ये तो बिल्कुल होते हैं मैथमेटिकल सोर्सेज, लेकिन ट्रांसपोजिशन आप लोगों को नहीं पता है, और ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन भी किया था, मैं फिर से दे देती हूँ और ये अच्छे से समझना क्योंकि आज भी इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है कि x -3 लिखा हुआ है और उधर 2y लिखा हुआ है, तो ये जो 3 यहाँ जाता है और x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 हो जाता है। ये कंसेप्ट सबको पता होगा, और इसको कहते क्या है, ऐसा मत बोलना कि इक्वल टू के उधर जाता है बस, ऐसा नहीं होता। इसे कहते हैं हम पक्षांतरण यानी कि ट्रांसपोजिशन, और ये मैथमेटिक्स का ही कंसेप्ट है। एक दूसरी बात कि मेमोराइजेशन, आपका आंसर है ये, क्योंकि यही नहीं है मैथमेटिकल प्रोसेस, क्योंकि मैथ्स में आप कुछ भी रटते नहीं हैं। मैथ्स में आपको फॉर्मूले याद भी करते हैं ना, तो आप बार बार प्रैक्टिस करके याद करते हैं, बार बार एक ही फॉर्मूले के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए ना। ऐसा नहीं कि बस पढ़ा और रट लिया, ऐसा कभी आप मैथ्स में नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसका आंसर है सी पार्ट। 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। फिलहाल बात हो रही है अर्ली नंबर कंसेप्ट की, तो अर्ली नंबर कंसेप्ट क्या है, हो सकता है आपके नंबर्स हैं, आप उसको वर्गीकरण कर सकते हैं सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में, या और किसी तरीके से आप उसको इवन ऑड में। तो ये सब चीजें आपको अर्ली टाइम में सिखा देते हैं, आपको फर्स्ट सेकंड में इवन ऑड थोड़ा बहुत कंसेप्ट सेकंड थर्ड तक सिखा देते हैं, तो ये तो होता है। क्लास इंक्लूजन में क्या होता है कि सारे बच्चे मिलके जो वो काउंटिंग नहीं करते, 1 टीचर बोलती है 1, फिर सारे बोलते हैं 1, फिर टीचर बोलती है 2 तो सारे बच्चे बोलते हैं 2। एक तो ये होता है क्लास इंक्लूजन, और दूसरा होता है कि आप एक तरीके के नंबर्स को एक साथ रख के और उन्हें पढ़ें, ये भी होता है। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन 2 तरीके की हो जाती है। फिर से एक कंजर्वेशन होती है कि आप अपने दिमाग में कुछ रिटेन कर रहे हैं आगे के लिए, तो ऑफ कोर्स ही बात है ना, हम काउंटिंग जो रिटेन करते हैं 1 2 3 4 5 6 एक पूरे तरीके से सीरीज है, या कुछ भी नंबर्स के बारे में रिटेन करते हैं वो हम आगे जाने तक के लिए करते हैं, तो कंजर्वेशन भी होती है। लेकिन मेजरमेंट, आप छोटे बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो स्केल लेके मेजर करते फिर, उन्हें समझ नहीं आएगा भी मेजरमेंट का कंसेप्ट। तो आपका आंसर होगा क्या नहीं है संबंधित, मेजरमेंट संबंधित नहीं है, ये तीनों संबंधित है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, कंजर्वेशन जो दूसरे टाइप का मैंने आपको बोला वो अभी हम आगे करेंगे, इसलिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूमरल एंड नंबर। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। A numeral is a symbol used to represent number. संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। Same number can be represented by different numerals. संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो क्या आप बताइए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। इसकी एक्सप्लेनेशन ना मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे दी है, आराम से देखिए इस एक्सप्लेनेशन को और उसके बाद आप आंसर समझ जाएंगे खुद ही।
न्यूमरल जो होता है, न्यूमरल और नंबर, यूजुअली इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते ही रहते हैं कि न्यूमरल और नंबर में क्या फर्क है। नंबर ना एक आइडिया है, एक विचार है। मैंने आपसे कहा ये यहाँ पे 2 पॉइंट है यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक ये विचार है। नंबर क्या है, बेसिकली गणना है। गणना आप किसी भी तरीके से लिखिए, हर भाषा की अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन न्यूमरल जो है वो हम जिस भी तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, डिनोशन है। तो ये सब क्या है, ये 2 के जो है ये रिप्रेजेंटेशन है। ये तो चलो वो है, लेकिन ये या हिंदी में तो ऐसे तो लिखते हैं, हिंदी में ये इस तरीके से। तो ये सब क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो नंबर और न्यूमरल में फर्क है। न्यूमरल जो है वो नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आई। और हमने एक चीज और इससे देख ली कि एक ही नंबर, सेम नंबर जो है वो डिफरेंट न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो ये भी और ये जो हम रोमन में ऐसे नहीं लिखते हैं ना, तो ये भी अलग तरीके का एक न्यूमरल है। रोमन न्यूमरल्स कहते हैं ना हम इसे, तो ये न्यूमरल ही है। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि नंबर इज अ रिप्रेजेंटेशन वाइल न्यूमरल इज अ रिप्रेजेंटेशन वाइल नंबर इज अ आइडिया। अंक एक प्रतिनिधित्व है और संख्या एक विचार है। न्यूमरल इज अ सिंबल, अंक एक प्रतीक है और जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखो कैसे, 5 जो है उसे आप 5 भी लिख सकते हो, उसे आप ऐसे रोमन न्यूमरल में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसको आप हिंदी में कैसे लिखते हो, हिंदी में आप इसको ऐसे लिखते हो। एक ही संख्या को विभिन्न अंकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, ये हमने देख लिया। तो इसका अब आंसर आप खुद बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर होगा डी पार्ट, यानी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। रीड द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। There are 15 oranges in one basket and 17 oranges in other basket. How many oranges are there altogether? एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं। सब मिलाकर कितने संतरे हुए? The price of mobile phone which is for 9950 is increased by 375. ठीक है, इसमें ये ऑप्शन इसने लिया नहीं, साइन था यहाँ पे रुपीस का। तो आफ्टर बजट व्हाट्स द न्यू प्राइस। एक मोबाइल जो 9950 का है, उसकी कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई। तो अब उसकी नई कीमत क्या है। तो अब इन स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। एडिशन, इसमें 2 तरीके की एडिशन दिखाई हुई और आपसे पूछा है कि कौन सी एडिशन है। ए रिप्रेजेंट ऑग्यूमेंटेशन और बी रिप्रेजेंट एग्रीगेशन। ए योग संवर्धन संरचना है और बी समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 तरीके की बात होगी, ऑगमेंटेशन और एग्रीगेशन, संवर्धन और समुच्चयन। अब आपको ये जानना है कि इन दोनों में फर्क क्या है। एग्रीगेट आपने वर्ड पढ़ा होगा बहुत दफा, समुच्चय का वर्ड आपने कई दफा आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। तो इसका क्या मतलब है, एग्रीगेट मतलब टोटल, जहां आप 2 अलग अलग चीजों को मिलाकर एक टोटल चीज बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक टोकरी के संतरे फिर दूसरी टोकरी के संतरे हैं। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, ये वंशावली देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये आ गया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक टोकरी के संतरे और दूसरे टोकरी के संतरे, इन्हें मिला दो। चाहे यहाँ पे सेब भी होते हैं और आप सेब पूछते हैं टोटल फल कितने हैं। तो जब जहां पे आपसे 2 अलग अलग जगहों को मिलाकर एक चीज बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एग्रीगेशन। उसे हम कहते हैं एग्रीगेशन। और जब हम एक ही चीज में कुछ बढ़ाते या घटाते हैं तो उसे हम ऑगमेंटेशन कहते हैं। ऑगमेंटेशन यानी कि संवर्धन। मतलब हमने एक मोबाइल का प्राइस ही बस बढ़ाया या घटाया है टोटल, हमने इसमें नहीं, हमने कुछ अलग तो नहीं किया। हमने ऐसा तो किया नहीं कि एक मोबाइल फोन इतने का है, दूसरा मोबाइल फोन इतने का है, उन दोनों का बताओ प्राइस क्या होगा। तो ये होता है
जब अगर हम दो मोबाइल फोन की बात करते तो वो एग्रीगेट हो जाता कि हमने कई सारी चीजों के बारे में बात की, लेकिन जब हमने एक ही मोबाइल फोन में बढ़ाया या घटाया तो उसे हम कहते हैं ऑगमेंटेशन। तो अब आप बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ए रिप्रेजेंट एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन whereas बी रिप्रेजेंट ऑगमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन। ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। बोथ रिप्रेजेंट एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन, दोनों ही योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। बोथ रिप्रेजेंट ऑगमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो आपका आंसर होगा बी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया ए जो है वो एग्रीगेशन है और बी जो है वो ऑगमेंटेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग टास्क टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। अरेंज 25 टाइल्स इन ऑल पॉसिबल रेक्टेंगुलर एरेज। 25 टाइल्स 25 टाइल को सभी संभव आयतकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल कंसेप्ट कैन बी एड्रेस्ड थ्रू दिस टास्क। इस कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो आप खुद बताइए। मैंने आपको उस वक्त भी करवाया था, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि एक देखिए, एक आपको रेक्टेंगुलर स्पेस दे दी और आपसे कहा इसमें टाइल्स भरिए, तो इसमें बच्चे के कौन सी गणितीय अवधारणाओं का विकास होगा। एक आपको इतनी स्पेस दी है मैंने और आपसे कहा है इसमें टाइल्स लगा दो, तो आपका इसमें क्या हो सकता है, एरिया की समझ आ सकती है कि इसके पूरे एरिया में कितनी टाइल है, तो आप उसको एरिया में की समझ आ जाएगी। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास जो टाइल है वो 2 बाय 2 की है और आपका ये जो रेक्टेंगल है, आपका ये जो आयत है ये 8 बाय 4 का है, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर 4 ही टाइल्स लग सकती है, क्योंकि 2 बाय 2 की है, तो आपको समझ में आएगा 2 8 का फैक्टर है, तो फैक्टराइजेशन गुणनखंड के बारे में अकल आ जाएगी। यहाँ पे अगर 8 बाय 4 है तो 4 का क्या फैक्टर है, 4 और 2 का कौन सा फैक्टर है, 2। तो यहाँ पे इस तरीके से गुणनखंड के बारे में समझ आएगी। आपको पेरीमीटर के बारे में भी तो समझ आएगी कि जितना पेरीमीटर होगा उसी के हिसाब से हम यहाँ पे टाइल्स लगा पाएंगे। लेकिन वॉल्यूम के बारे में आपको कोई समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वॉल्यूम के बारे में समझ? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो होता है किसी भी चीज को भरना। अब इसको हमने ऊपर तक नहीं भरा है, हमने सिर्फ इसका 2D जो एरिया था उसी को भरा है, हमने इसकी 3rd डायमेंशनल की बात नहीं की है। तो इसलिए पहली बात तो आपको एक तो ये समझ में आ गया, क्षेत्रफल गुणनखंड और परिमाप होगा। और इसको बाकी कैसे गलत होंगे, क्योंकि सब जिसमें वॉल्यूम की बात हो रही है, जिसमें आयतन की बात हो रही है, वो सारे गलत है। तो आंसर आपका हो गया बी पार्ट। दोनों तरीके से समझ में आ गया कि जहां भी वॉल्यूम का कंसेप्ट लग रहा है उसे तो आप पहले ही काट दोगे। क्यों काट दोगे? क्योंकि यहाँ पे 3D की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके 2D की बात हो रही है। ओके, और बाकी 2D में जो बाकी है एरिया, फैक्टर, पेरीमीटर, वो कैसे कैसे लिंक कर रहे हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट एज प्रपोज्ड बाय पियाजे। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। इस पूरे क्वेश्चन से पहले आप एक्सप्लेनेशन देखिए। जीन पियाजे ने क्या कहा है कि कंजर्वेशन टू अ लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी दैट अलाउज अ पर्सन टू डिटरमाइन द सर्टेन क्वांटिटी विल रिमेन द सेम डिस्पाइट एडजस्टमेंट ऑफ द कंटेनर शेप और एपरेंट साइज। तो मैंने आपसे कहा था कंजर्वेशन 2 तरीके की, एक जो आपको आगे तक के लिए समझ के लिए आपको समझ अपनी बचा के रखनी है, रिटेन करनी है, और दूसरी कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है जो हम भौतिक तौर पर लेके आते हैं। फिजिकल टर्म्स में हम कंजर्वेशन को क्या कहते हैं कि जो एक चीज है वो चेंज नहीं होती। जैसे कि अगर आपने एक बड़ा ग्लास और एक छोटा ग्लास लिया आपने जो छोटे ग्लास में आपके पास मिल्क था वो आपने बड़े ग्लास में पलट दिया, तो बड़ा ग्लास आधा ही भरा, लेकिन क्या मिल्क की क्वांटिटी चेंज हुई है? आपको पता है ना, दूध उतना ही है, दूध उतना ही है। सिर्फ आपने
जो ग्लास था वो बड़ा किया है, तो अब देखने में ऐसा लगेगा कि बड़े ग्लास में दूध कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, दूध की क्वांटिटी उतनी ही है, तो उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन। समझ में आया? अब क्या है कि वो ये कह रहे हैं, पियाजे ये कहते हैं कि द्रव्यमान, सबसे पहले तो मास और लेंथ के बारे में बच्चे को समझ आती है जो 7 साल की उम्र में आती है। क्या आती है कि मास, मास कहते हैं जैसे कि वही वाली बात कि एक ग्लास के अंदर दूध था, या एक आप कह लीजिए धागा था, उसको बच्चे ने क्या करा, एक बहुत बड़ा धागा ले लिया। अब उस बच्चे को 7 साल की उम्र तक ये समझ आ जाएगी कि अगर हम इस धागे को लपेट के रख रहे हैं तो ये दिखने में तो छोटा हो गया, लेकिन इसकी लेंथ अभी भी उतनी ही है। ये समझ जो है ये बच्चे को 7 वर्ष तक आ जाएगी। वेट की समझ, वेट की समझ क्या है कि बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि 1 किलो चावल अगर थैली में है या 1 किलो चावल अगर डब्बे में है तो दोनों का भार उतना ही है, वेट उतना ही है। वेट और मास में फर्क होता है। वेट में ग्रेविटी भी काउंट हो रही होती है, लेकिन मास में ऐसा नहीं हो रहा होता। तो वेट बच्चे को समझ में आएगा कि उसको जोर उतना ही लगाना पड़ रहा है उन दोनों चीजों को उठाने के लिए, चाहे वो 1 किलो चावल थैली में उठाए, चाहे वो 1 किलो चावल डब्बे में उठाए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की समझ तो आपको 11 साल तक समझ में आता है बच्चे को। क्यों समझ में आता है? क्योंकि वॉल्यूम एक ऐसा कंसेप्ट है जो आज तक शायद कोई भी नहीं समझ पा रहा है। मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों को इतनी कंफ्यूजन रहती है वॉल्यूम में। बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपका होता है कि कोई भी जो चीज है उसके अंदर दूसरी चीज कितनी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड ही हो, जरूरी ऐसा नहीं है, वो आपका सॉलिड भी हो सकता है। आप उसको आटा चावल से भी ले सकते हैं कि इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, मतलब इस कंटेनर में कितने चावल आ सकते हैं, कितनी वो जगह घेरेंगे, और इस कंटेनर का जो इससे बड़ा है इसमें कितने चावल आ सकते हैं। तो ये डिपेंड कभी चावल पे नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा हमेशा आपके कंटेनर पे। लेकिन वेट जो है वो आपके चावलों पर डिपेंड करेगा कि 1 किलो चावल में कितने चावल चढ़ेंगे। 1 किलो अगर संतरे और 1 किलो चावल है, ये चावल के दाने और संतरे इक्वल होंगे? नहीं होंगे। ठीक है ना? और वेट में क्या होता है? वेट में जो है ग्रेविटी भी एक्ट करती है। ग्रेविटी एक्ट करती है, उसमें जोर की बात होती है कि आपको इसे उठाने में कितना जोर लगाना पड़ेगा, और उसमें डिपेंड करेगा जहां ग्रेविटी ज्यादा है वहां ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हो। और दूसरी तरफ मास, मास ये होता है कि 1 किलो में कितनी ज्यादा चीजें हैं, कितना मास है। बेसिकली मास जो होता है वो केजी में होता है, और वेट जो होता है वो न्यूटन में होता है, जो कि फोर्स का आपका पैरामीटर होता है। और वॉल्यूम जो होता है वो मीटर इसमें क्यूब में होता है, मीटर क्यूब। आया समझ में? नहीं भी आया, इसमें इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो, मास वेट वॉल्यूम। मास वेट वॉल्यूम, सबसे पहले बच्चे को मास समझ में आएगा, फिर बच्चे को वेट का कंजर्वेशन समझ में आएगा, फिर बच्चे को वॉल्यूम का कंजर्वेशन समझ में आएगा। बहुत ज्यादा मत सोचो, ठीक है, क्योंकि आपके सीटेट के लेवल पे भी नहीं आने वाला। यहाँ तक कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये स्कूल लेवल पे छूट चुका है, इतना दिमाग मत लगाओ। इसको जो समझ में आया बस ये याद कर लो, मास वेट और वॉल्यूम। अब इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर दे दो। क्या है? सबसे पहले मास है, फिर उसके बाद वेट है, और फिर उसके बाद वॉल्यूम है। तो अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले लेंथ, मास या लेंथ था ना, तो ये लेंथ ले लो। तो लेंथ बिफोर नंबर, नंबर की संरचना इसमें सबसे पहले आती है, इस बात का ध्यान रखना। इन सबसे पहले जो होता है वो नंबर की अकल आती है, क्योंकि मास लेंथ आपको बाद में ही समझ में आएगा। आपको 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर बाद में ही समझ में आएगा, सबसे पहले आपको नंबर समझ में आएंगे। छोटे बच्चे को 7 साल से पहले बच्चे को नंबर समझ में आ जाते हैं। तो लेंथ जो है वो यहाँ पे कह रहा है नंबर से पहले आ गया, लंबाई जो है वो संख्याओं से पहले आ गया, नहीं, गलत है। वेट बिफोर नंबर, वेट तो लेंथ के भी बाद आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। वॉल्यूम बिफोर मास, वॉल्यूम बिफोर मास, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो इसके बाद आपसे क्या कहा है? आपसे कहा है वेट बिफोर वॉल्यूम, वेट बिफोर वॉल्यूम बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका ए पार्ट है। इस क्वेश्चन के लिए आप बस ये एक जो छोटी सी टेबल है ये याद कर लो कि नंबर, मास, लेंथ, उसके बाद वेट, उसके बाद वॉल्यूम। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ज्यादा ये पूछ लेंगे कि इसकी संरचना दी किसने है, तो जीन पियाजे ने दी है। ये आपको इस क्वेश्चन से रट गया होगा अच्छे से, ठीक है ना? और बाकी जो क्या फर्क है वो अगर आपको समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन से, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, इसमें परेशान होने की कोई लोड नहीं है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन। वैन हीले लेवल्स रेफर टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ, वैन हीले के स्तर किस विकास की अवस्थाओं की का संकेत करते हैं, वे कौन से हैं बताओ। नंबर कंसेप्ट, प्लेस वैल्यू, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, फ्रैक्शंस। अगर ये किसी को नहीं आता है ना बेटे तो बहुत बुरा चल रहा है। अब तो ना तुम रोज तैयारी के साथ साथ भगवान जी के आगे प्रसाद चढ़ाना भी शुरू कर दो। सिंपल है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, ये तो सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है। वैन हीले ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इन मैथमेटिक्स। आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। इसके दो तरीके के हैं। एक तो सीधा शॉर्टकट मेथड देखो कि मैथ्स में मेमोराइजेशन और रटने की कोई भी जगह है ही नहीं। इस प्रवृत्ति के बच्चे को मैथ्स के लिए बहुत दिक्कत होगी, तो मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग जहाँ है उसे सीधा सीधा काट दो। इसमें है और इसमें है, तो सीधा सीधा काट दिया, आंसर आ गया आपका सी पार्ट। और बाकी अब आपको ये जानना पड़ेगा कि सी पार्ट सही क्यों है। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आपके सामने है, सबसे पहले आप एक रीजन करते हो, आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को देखते हो, उसमें एक पैटर्न को देखते हो कि अच्छा एरिया की बात कर रहा है ये बार बार, तो इसमें एरिया का कंसेप्ट लगेगा। अब मैं जितने भी मेरे पास एरिया का कंसेप्ट है, मैं उसे रीजन करूंगा कि इसमें कौन सा एरिया का कंसेप्ट लगेगा। फिर मैं इसमें वेरिएबल यूज भी कर सकते हैं बच्चे, क्यों नहीं कर सकते। अगर कोई प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अच्छे खासे लेवल की है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो ये x है, मान लो फिर ये y है, तो इस तरीके के वेरिएबल यूज करते हैं। तो आंसर आपका होगा सी पार्ट, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस तरीके की ही स्ट्रैटेजीज यूज की जाती है। ओके, इसलिए आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सी किस क्रम में स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि यही होगा। ओके, पहले रीजनिंग लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ है, यूजिंग वेरिएबल लुक फॉर अ पैटर्न, सही है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो आपको हो गए भाई साहब, 2 दिन हो गए, ये तो बहुत अच्छे से समझाया था मैंने जब हमने टीएलएम वाला क्वेश्चन किया, जब हमने टीएलएम के क्वेश्चंस किए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इज बेस्ट सूटेड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल्स, लेट्स से 0.3 into 0.2 इज इक्वल टू 0.06। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 into 0.2 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण साधन उचित है। डायनेस ब्लॉक्स, टेलर्स अबैकस या टेलर का गिन तारा, संख्या चार्ट, नंबर चार्ट या ग्राफ पेपर। मैंने आपको बताया था कि जब हम डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम ये ग्राफ पेपर आएगा, यहाँ पे ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आप ये देखो कि जो भी आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट उठकर आ रहे हैं वो कितने इजी आ रहे हैं। रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंस, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों को संबंधित हो। फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोवाइड रिगर इन मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एडवांस मैथमेटिक्स, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा आंसर, सीधा सीधा आप ए पार्ट पे आग बंद करके टिक लगाएंगे कि यस, रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंस। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं हम। Which of the following is not a characteristic of effective mathematics pedagogy? Using various teaching learning strategies for a single concept. पहले आपसे आराम से क्वेश्चन समझेंगे कि गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो नहीं है में क्या, एक ही संकल्पना को समझाने के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, बिल्कुल हो सकता है ना। जैसे मैंने टीएलएम वाला था, मुझे पता था कि जो चीज बोल के समझाई जा सकती है वो मैंने आपको बोर्ड पे समझाई। फिर मुझे पता था जो चीज अब आपको दिखानी पड़ेगी, डायनेस ब्लॉक्स है, नंबर चार्ट है,
डोमिनोज है, इन सबको दिखाना पड़ेगा, तो मैंने विजुअल एड का भी इस्तेमाल किया, है ना। तो एक ही संकल्पना को समझाने के लिए हम अलग अलग तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कंसेप्ट, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। फोकसिंग पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स एरर, छात्रों के त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। स्टूडेंट एरर्स को हमें एक्चुअली बहुत महत्वता इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि एक बच्चा बार बार, ये सारे बच्चे किस पैटर्न में गलती कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे को वो, या तो एक बच्चे को वो पार्ट समझ नहीं आ रहा है, सारे ही बच्चों को एक पर्टिकुलर पार्ट समझ नहीं आ रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मेकिंग कनेक्शंस विद एवरीडे एक्सपीरियंस, भाई ये तो एनसीईआरटी चीख चीख के यही तो कह रहा है कि प्रतिदिन के अनुभवों से उनका कनेक्शन बनाओ मैथ्स का, ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हमारा जो गलत आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, कि इसमें से क्या नहीं है, क्या नहीं है, विषय कौन सी विशेषता नहीं है गणितीय अध्यापन की, कि फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। अगेन मैं आपसे वही कहती हूँ कि नए कंसेप्ट को समझाते हुए अगर आप ध्यान लेके चलोगे कि आपको सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ाना है और आधे घंटे में आपको ये पॉइंट खत्म कर देना है, तो इससे में क्या होगा, इसमें एक तरीके का ना डिस्टर्बेंस होगा क्लास में। अब मैं एज अ टीचर अगर मैं देखूं कि यार आधे घंटे में इस कंसेप्ट को नहीं समझा पाई और मैं उसको छोड़ दूं, फिर तो ये गलत होगा ना मेरे पार्ट पे, और आपके लिए भी कितना गलत हो जाएगा कि आपको वो कंसेप्ट समझ आए ना आए, टीचर तो आधा घंटा पढ़ा के चला जाएगा। ये गलत है। जब टीचर ऐसा होना चाहिए कि जब तक उन्हें समझ में ना आ जाए तब तक वो समझाता रहे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। अब फिर से नॉट की बात हो रही है। नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू असेस द प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। तो नहीं है, आपको ऐसे डिजाइनिंग द टास्क टू डिफरेंशिएट बिटवीन रोड मेमोराइजेशन एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ऐसे कार्यों की विकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। मतलब ऐसे टेस्ट आप बनाओ जिसमें आपको यह समझ में आए कि बच्चे ने क्या सिर्फ रट लिया है कंसेप्ट को या उसको एक्चुअली कंसेप्ट की समझ भी आई है। तो ये काफी सही है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी योजना नहीं होनी चाहिए। एनालाइजिंग चिल्ड्रंस एरर टू अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग, हमें एक्चुअली ये भी समझना है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। बिल्कुल हमें करना है ये, कि बच्चों को, अगर बच्चे एक ही जगह पे गलती कर रहे हैं तो पहले हम भी तो उनसे पूछेंगे आपको ऐसा क्यों लगा कि जो आपने ये आंसर लगाया, ताकि हमें समझ में आए कि बच्चे की सोच किस तरीके की है। भाई होते हैं, हर तरीके का बच्चा होता है, हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोगों को अगर आधा ग्लास पानी है तो कुछ लोगों को वो खाली आधा ग्लास दिखता है, वो पेसिमिस्ट होते हैं, वो नकारात्मक सोच वाले होते हैं। कुछ लोगों को उस आधे ग्लास पानी में आधा ग्लास भरा हुआ दिखता है, यानी कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं, उन्हें लगता है कि चलो आधा ग्लास तो है। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें दोनों में से किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है पानी है, उन्हें प्यास लगी है, वो पानी पी गए, है ना। ऐसे होते हैं लोग। तो ये क्या है, ये हर लोगों का अपना तरीका है सोचने का। तो क्या है, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो हमें ये समझ में आता है वो किस तरीके की सोच या किस तरीके की समझ वो डेवलप कर पाया है। ठीक है, डिजाइनिंग टास्क विच एलिसिट मोर देन वन लेवल ऑफ पर्पस, ऐसे कार्यों की विकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हो। बिल्कुल, ताकि इसमें हमें बच्चा का समझ में आएगा कि एक बच्चा ऐसे टास्क हो जिसमें एक बच्चा किस किस तरीके से सोच पा रहा है, हमें उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव समझ में आएंगे ताकि हम उस पर और अच्छे से वर्क कर सकेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूजिंग प्राइमरीली ग्रुप एडमिनिस्टर्ड टास्क, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। यार हम बात करें प्राथमिक स्तर की, अगर ये उच्च प्राथमिक स्तर होता ना तो बिल्कुल सही होता, लेकिन छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनको आप ग्रुप में डाल दो, उनकी शिकायतें ही नहीं खत्म होगी। मैम इसने मेरी पेंसिल ले ली, मैम ये मेरी बात नहीं सुन रहा, मैम ये मेरी बात नहीं सुन रही, मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा कोई मेरी बात नहीं मान रहा। कितना ड्रामा होगा ना। एक्चुअली छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा समूह संचालित कार्यों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी वो फिलहाल अपनी आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं, अभी वो दूसरों के एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में नहीं होते। तो आपका आंसर यही होगा डी पार्ट, की मुख्यतः यूजिंग प्राइमरीली ग्रुप एडमिनिस्टर्ड टास्क, ऐसा नहीं होना चाहिए फिलहाल असेसमेंट के लिए तो एटलीस्ट।
बच्चों को डालो, लेकिन उसमें असेस मत करो बच्चों को, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं कि वो ये समझ पाए कि टीम स्पिरिट क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement is correct regarding children coming to school from rural areas in the context of mathematics? गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? They need not learn formal mathematics as it is not no use to them. उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके काम नहीं आएगा। यार ये तो सबसे ही घटिया एक पॉइंट हो सकता है अगर आप ये कहो तो। आए दिन हम अपने न्यूज़पेपर में खबर पढ़ते हैं, आए दिन हम कितना सुनते हैं, कितनी बार तो हमारे पेरेंट्स ही हमें इतने बढ़िया बढ़िया ताने मारते हैं, देखो जरा नालायको तुम्हें सब कुछ मिल रहा है और तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, और एक वो रिक्शा वाले का बच्चा इतना बड़ा अफसर बन गया। ऐसे ताने सबने सुने होंगे अपनी जिंदगी में। मुझे तो हर तीसरे दिन पढ़ जाते थे, मुझे तो अभी तक भी पढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, क्या है इसका मतलब? ये है वो रूरल एरिया का बंदा जो इतने ऊपर पहुंच जाते हैं, क्या उन्हें आवश्यकता ही नहीं है मैथ्स की? यार उनमें तो एक ऐसा लगता है मुझे इननेट क्वालिटीज होती है। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी कहीं पे, आई गेस शायद मध्य प्रदेश के थे वो लोग, एक बच्चा बिल्कुल गरीब, मतलब इतना गरीब कि उसके साथ सिर्फ उसकी माँ है, और माँ का क्या काम किया, माँ ने उन्हें क्या काम करके उन्हें पाला है, चूड़ियां बनाकर या शायद बेचकर उन्हें पाला है। यहाँ तक कि उन्होंने भी बचपन में यही काम किया है और अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, और आज वो IAS ऑफिसर है। IAS ऑफिसर, दुनिया जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ी पोस्ट पर है वो ऑफिसर की। तो सोच के देखो, अगर उन्हें मैथ्स की जरूरत ही नहीं है तो ये तो सबसे गलत पॉइंट है। दूसरा है, दे मे हैव रिच ओरल मैथमेटिकल एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। बिल्कुल हो सकती है। अब आप लोगों जैसे एक नॉर्मल हम लोग परिवार के होते हैं, तो यूजुअली छोटेपन में हमें बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकाला जाता, मुझे भी नहीं निकाला जाता था कि जा जाके सब्जियां लेकर आ। लेकिन जो रूरल एरियाज में है वो बच्चे बचपन में काफी जिम्मेदार होते हैं, वो जाते हैं, और अगर वो जाते हैं तो वो जब वहाँ पे मोल भाव करते हैं, वो जब वहाँ पे ट्रेडिशनल अपने नॉलेज को यूज करते हैं, तो उनको कोई पर्टिकुलर ऐसे प्रॉपरली अच्छे स्कूल में जाकर ये सब नहीं सिखाया होता। वो क्या करते हैं, वो आए दिन की अपनी जिंदगी में ही देख लेते हैं कि हाँ मोल भाव कर रहे हैं, कितने की चीज कितने में लेनी है, क्या हिसाब करना है। तो उनके पास ये जो मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है। जबकि जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको तो बेचारे वैसे ही शहजादों की तरह पाले जाते हैं, नाजुक कलियों की तरह। तो उनके साथ तो उल्टा और ही खराब सिचुएशन होती है कि उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है। खैर अपनी बात तो नहीं करूंगी क्योंकि अब तो मुझे भी निकाल देते हैं, लेकिन यूजुअली हमारे घरों में भी अगर छोटे बच्चे होंगे, आप देखेंगे 10-12 साल के बच्चे होंगे, तो आप उन्हें नहीं कहेंगे जा बेटा सब्जी मार्केट से जाके सामान ले आ। लेकिन आप देखेंगे वहाँ पे जो एक रूरल एरियाज के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जल्दी जाते हैं ये सब काम करने, वो ज़्यादा जल्दी जिम्मेदार होते हैं, तो उन्हें वो कहीं ना कहीं ये वाला ज्ञान भी एक तरीके से विरासत में मिल जाता है। तो ये सही है बिल्कुल। उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। जब हमने यहाँ पे कह दिया गणित का ज्ञान है तो यहाँ पे नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। उन्हें गणित में संचारण निपुण उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है। दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स इन मैथमेटिक्स। बिल्कुल गलत। आप किसी सब्जी वाले को देखना, या आप किसी जो छोटा काम कर रहे हैं उन पे देखना, उनके जब बच्चे साथ में आते हैं ना, तुमसे ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन करते हैं वो। तो उनके जो पुअर कम्युनिकेशन स्किल, भाई नहीं, तुम्हें ही नहीं समझ, तुम जोड़ते रह जाओगे, अच्छा 1 कैरी किया, अच्छा 1 मिनट रुको सोचने दो, इतने में तो वो तुम्हें फटाफट लगा के कहते हैं चलो चलो लेके सामान जाओ, पैसे दो और सामान पकड़ो, है ना। तो आपका आंसर होगा बी पार्ट, कि ये बिल्कुल सही है कि एक्चुअली उनके पास रिच ओरल मैथमेटिकल ट्रेडिशनल्स और नॉलेज होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following statement does not reflect contemporary view of students error in mathematics? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के लिए समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता? नहीं डालता। तो क्या है? दे शुड बी ओवरलुक्ड। उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग। वे अधिगम का हिस्सा है। दे आर रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है। दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर क्लासेस। वे अध्यापिका को उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं।
अब बताओ इसमें से क्या गलत है, क्या है, मतलब हम गलतियों के बारे में कौन सी लाइन गलत है? तो वो है उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये सबसे गलत बात है। क्यों गलत है? क्योंकि एक्चुअली एरर्स, जो गलतियां हैं वो हमारे अधिगम का हिस्सा है। हम कहते तो हैं कितनी दफा कि बच्चा गलती करके ही सीखता है, हम लोग गलती करके ही सीखते हैं। तो गलती करके अगर हम सीख गए तो वो गलती गलती नहीं रह जाती, फिर वो हमारा लेसन हो जाता है ना। तो अधिगम का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि गलती, एक जो बच्चे का एरर होता है उससे हम पैटर्न हिसाब लगाते हैं कि एक बच्चा कहाँ कहाँ गलती कर रहा है, मतलब उसमें हमें समझ में आता है कि एक ही बच्चा गलती कर रहा है इस पार्ट पे, पूरी क्लास कर रही है, तो हमें एक तरीके से हिसाब मिल जाता है कि हम बच्चे को समझाए कि पूरी क्लास को समझाए। बहुत सारी और चीजें समझ में आती है कि बच्चा अगर एक ही गलती कर रहा है तो उसकी सोच किस तरीके की है, इस तरीके से। तो ये एक अच्छी बात है। जब हम बच्चे के एरर्स डिटेक्ट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और बिल्कुल वह अध्यापिका को या अध्यापक को कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन दे सकता है। अब एक बात बताओ, आप क्लास में गए पढ़ाने और आपने देखा जो पिछली क्लास में आपने पढ़ाया था वो किसी बच्चे को समझ ही नहीं आया, तो अब क्या आगे बढ़ जाओगे या रुकोगे? अपनी योजना को चेंज करोगे और फिर से उस कंसेप्ट को और अच्छे से पढ़ाओगे, फिर से उस कंसेप्ट में और सारे टीचिंग एड्स, लर्निंग मटेरियल्स यूज करके उन्हें और अच्छी समझ देने की कोशिश करोगे। तो ये आपकी आयोजना पर प्रभाव डाल रहा है ना। तो आपका आंसर होगा ए पार्ट, दे शुड बी ओवरलुक्ड। ये बिल्कुल गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 17, ये हमने जब अपना पहला नेचर ऑफ मैथमेटिक्स वाला टॉपिक किया था, ये सेम वही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स। गणित एक उपकरण है, मैथमेटिकल टूल है। मैथमेटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, गणित एक प्रकार की कला है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, गणित एक भाषा है। भाषा के बारे में तो हमने पूरा टॉपिक ही किया है, ये तो बिल्कुल है। टूल का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसके द्वारा हम कोई अपनी कुछ भी चीज, अपना कोई काम आसान कर सके। तो ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स से तो हम डे टू डे लाइफ में अपनी कितनी सारी गणनाओं को आसान कर रहे हैं, अपनी जिंदगी आसान कर रहे हैं, तो ये तो टूल है ही। फॉर्म ऑफ आर्ट, कोई एक ऐसी चीज, एक ऐसी कोई भी चीज हो जिसमें जिसको आप सीख सकते हो, जिसको आप निखार सकते हैं, वह कला है। तो ऑफ कोर्स मैथ्स में तो कहते ही है ना, ये बच्चा मैथ्स में अच्छा है, ये बच्चा बुरा है, ऐसे कह देते हैं ये बच्चा पिछड़ रहा है मैथ्स में, इसे मैथ्स नहीं आती, इसे लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं। और इसे कह देते हैं इसे मैथ्स ही मैथ्स आती है, इसे बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं आता। तो ये क्या है? एक तरीके की कला का ही तो वो है, कला का तो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो आंसर होगा आपका ए बी सी डी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, टू प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अ टीचर बिगिंस बाय अज्यूमिंग दैट इट इज अ रैशनल नंबर। एक अध्यापक ये मानकर शुरू करता है कि एक परिमेय संख्या, और आगे बढ़ते हुए ये सिद्ध करता है कि उसका पूर्व अनुमान संभव नहीं है। ये उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है, ठीक है। तो एंड देन प्रोसीड्स टू शो हाउ दिस assumption इज नॉट feasible. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रूफ बाय कौन सी उन्होंने टीचिंग मेथड यूज किया है? इंडक्शन, डिडक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, वेरिफिकेशन, आगमन, निगमन, प्रतिवाद या सत्यापन। सत्यापन तो नहीं किया। क्या किया उन्होंने पहले माना कि वो बात सही है, फिर उसको गलत प्रूफ किया, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट किया अपनी बात को। तो आंसर आ गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन। सिंपल क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट अ डिजायरेबल असेसमेंट और प्रैक्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? आपको ये बताना है कि असेसमेंट के लिए कौन सी चीज डिजायरेबल है, मतलब जरूरी है, वांछित है। only paper pencil tasks are suited to assess the students because they require precise answer. क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि विद्यार्थियों का आंकलन करने के लिए केवल कागज कलम वाला कार्य उपयुक्त है, क्योंकि उनमें सही उत्तर की आवश्यकता होती है। मैथ्स में सही उत्तर की आवश्यकता होती है, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ सही उत्तर की आवश्यकता होती है। हमें ये जानना ही नहीं बच्चे ने कैसे, चाहे उसने टीप के कहीं से नकल करके दिया हो या उसने रट लिया हो क्वेश्चन और बाई चांस वही पेपर में आ गया और उसने वही टेप दिया। हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि उसको कंसेप्ट आया कि नहीं आया, तो गलत है। Holding a conversation and one-to-one discussion with children can also be helpful in assessing them. विद्यार्थियों का आंकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एकिक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है।
Assessment should be product oriented and focus on right answer of the child. आंकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थी के उचित स्तर पर केंद्रित होना चाहिए. Incorrect answers of children should largely be ignored because we need to focus on children's strength. विद्यार्थियों के अनुचित उत्तरों की अधिकांशतः उपेक्षा कर देनी चाहिए क्योंकि हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्र करना चाहिए. यार केंद्र अगर हम सिर्फ क्षमताओं पर, सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ पर केंद्र कर लेंगे तो जहां वो पीछे रह रहे हैं वहां तो वो और पिछड़ते जाएंगे. फिर उनकी ये जो क्षमताएं हैं, जो उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये भी कमजोर पड़ने लगेंगे. तो ये तो बिल्कुल गलत है. अब दूसरी बात, असेसमेंट शुड बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड फोकस शुड बी ऑन राइट आंसर ऑफ द चाइल्ड. आंकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थी के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए. सिर्फ उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए. मैं बताती हूँ, एक बहुत इजी एग्जाम्पल देती हूँ. ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है. मैं जब 6th-7th क्लास में थी तब हमारी ना ज्योग्राफी की बुक में कहीं लिखा हुआ था कि सबसे बड़ा दिन गर्मियों में सबसे बड़ा दिन कह लो, या सूरज के धरती सबसे पास किस दिन होती है, 23 जून या 23 जुलाई. अब तो खैर ये भी याद नहीं है मुझे, लेकिन बस मैंने वो पूरे चैप्टर में सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी. और लकीली मेरे टीचर ने मुझसे हमारा ओरल टेस्ट था अगले दिन, टीचर ने खड़ा किया और टीचर ने मुझसे वही क्वेश्चन पूछ लिया और मैंने आंसर दे दिया. मुझे उस वक्त मतलब भी नहीं पता था इसका, मुझे पता ही नहीं था इसका मतलब, सिर्फ एक रट रखा था और मैंने वो सही आंसर दे दिया. चलो मेरे मार्क्स भी सही आ गए, लेकिन क्या वो सही तरीका था असेसमेंट का? आप खुद बताओ, क्या वो सही तरीका था? टीचर को तो पता ही नहीं चला कभी भी कि मैंने जो आंसर दिया वो सिर्फ एक तुक्का था. तो ये भी एक गलत है, क्योंकि टीचर का उस वक्त उचित स्तर, उनका जो क्या कहते हैं फोकस था, वो मेरे सिर्फ उचित उत्तर पर था. ऑल्दो ऐसा नहीं कहूंगी कि उनका पढ़ाने का तरीका गलत था. लकीली वो बहुत अच्छे टीचर है, अभी भी है और अभी भी मेरी उनसे टच में हूँ, बहुत ही अच्छे टीचर है. लेकिन स्टिल एक तरीका, टीचर अलग अलग तरीके यूज करते हैं. उन्होंने उस वक्त वो तरीका यूज किया, बाद में जब उन्होंने पढ़ाया तो उन्हें समझ में आ गया कि मैं फिसल चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं. उस वक्त वो तरीका, मैं एक पॉइंट इस टाइम की बात कर रही हूँ कि वो तरीका गलत था. विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है. एक्चुअली यही सही उत्तर है. क्यों सही है? क्योंकि अगर आप एक बच्चे से कंसेप्ट पे बात करेंगे तो बच्चा अपने विचार बताएगा, तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि वो बच्चा सही बात कर भी रहा है कि गलत कर रहा है. और वही सही है ना असेसमेंट का तरीका. तो यही होगा आपका बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स? गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स. प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है. गर्ल्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथमेटिक्स. लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे कमजोर है होती है. मैथमेटिक्स इज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मेंट फॉर अ सिलेक्टेड फ्यू. गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है. इनफॉर्मल एल्गोरिथम्स आर इंफीरियर टू फॉर्मल मैथमेटिक्स. अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है. उल्टा शुरू करते हैं. इनफॉर्मल एल्गोरिथम्स आर इंफीरियर टू फॉर्मल मैथमेटिक्स. पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मल मैथमेटिक्स का क्या मतलब है कि आप एक नॉर्मल जो आपको तरीका सिखाया बस उसी पे फोकस्ड है, वो गलत है. अगर आप लोग एक फॉर्मल मैथमेटिक्स भी कर रहे हो ना, उसमें जब आप अपनी कैलकुलेशन मन में इनफॉर्मल तरीके से करते हो तो एक्चुअली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आपका आंसर भी तो सही आना चाहिए. आपके पास एक, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आंसर ही सही आना चाहिए, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट की पूरी नॉलेज है तो कैलकुलेशंस भी तो इंपॉर्टेंट है. और वो कैलकुलेशंस किसके थ्रू होती है? इनफॉर्मल एल्गोरिथम्स के थ्रू. जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्वेश्चन कल ही एक बच्चे ने मुझसे पूछा ग्रुप पे कि मैम ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है वो कुछ 4:30 बजे रवाना होती है और 29 अगस्त को, ठीक है, और वो कब पहुंचती है? 31 अगस्त को सुबह 8:45 पे पहुंचती है. तो उससे ये पूछा हुआ था कि इसमें कितना टाइम लगा. अब एक तरीका है आप जो आपको स्कूल्स में सिखाया जाता था कि आप क्या कहते हैं, जो पहुंचने के टाइम पे अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम माइनस कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा. लेकिन इनफॉर्मल एल्गोरिथम अगर आप नहीं लगाओगे तो आप ये कैसे देखोगे कि बीच में एक 30 अगस्त का दिन है जिसमें पूरे 24 घंटे हैं. फिर उसमें आप ये देखोगे इसमें, अब मैंने इनफॉर्मल एल्गोरिथम से इसमें आंसर निकाला कि 29 अगस्त के कितने घंटे बाकी थे? 7.5 घंटे कुछ. मैंने वो 7.5 घंटे इसमें ऐड करे 24 आवर में,
और इसमें कितना टाइम लगा, 8 घंटे 45 मिनट लगे, तो इसमें वो भी ऐड कर दिए। अब जो आंसर आएगा उस आंसर का आंसर सही होगा। तो एक बात बताओ ना, ये जो मैंने किया ये इनफॉर्मल एल्गोरिथम थी, अगर मैं ये नहीं करती तो मेरा आंसर सही आने के चांसेस नहीं थे, और या फिर मैं इसमें 2-3 घंटे इस क्वेश्चन में लगाती, तो वो चीज गलत है ना। तो एक्चुअली अब ये बताओ कि ये मेथड मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली आपको खुद समझ में आएगा कि अनौपचारिक एल्गोरिथम कितना जरूरी है। गणित एक विशेष सब्जेक्ट है जो मेंट फॉर फ्यू है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। मैथ्स अगर आप कोई भी बच्चा ढंग से प्रैक्टिस करे ना, तो मैथ्स से आसान कुछ नहीं है, क्योंकि मैथ्स में आपको कुछ नहीं रटना, आपको हर चीज समझनी है। अगर आपको समझ में आ गया तो मैथ्स आपका, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैथ्स जो है एक औरत की तरह है, अगर एक औरत को कोई समझ लेता है तो औरत उससे कभी नाराज नहीं होती। खैर ये सब बात की बातें हैं। सो मैथमेटिक्स कोई ऐसा स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप उसे समझने की कोशिश करोगे तो मैथमेटिक्स आपका हो जाएगा। ये भी गलत है। गर्ल्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथमेटिक्स। यार ये तो मेरे को दिल पे चुभ गया। मतलब गर्ल्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन, मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, एमए हूं मैं मैथ्स में, पोस्ट ग्रेजुएट हूं मैं मैथ्स में, ठीक है। तो ये भी गलत है। उसके बाद क्या है, एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बहुत सारे बच्चों को एक ही बारी में समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या सही है, लेकिन क्या क्या गलत है, क्यों गलत है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. The role of proportional reasoning in understanding the concept related to ratio and proportion was highlighted by. अनुपात और सम अनुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था किसने? वैन हील ने तो ज्योमेट्री की बात की थी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। ज़ोल्टन डायनेस ने क्या बात की थी, हमें नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कम से कम अनुपात और सम अनुपात की बात की होती तो हमारे मैथ पेडागोजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता कि नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा। और जहां तक बात है, हमने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें बात की थी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन किस एज में समझ में आता है, उसमें कौन सी प्रोपोर्शनल रीजनिंग होती है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी पार्ट, जीन पियाजे। सीधा सीधा बात करेंगे, ओके। इसमें ऐसा कुछ नहीं है समझाने वाला। क्वेश्चन नंबर 22. A student is not able to solve those problems in which involves transposition in algebra. The best remedial strategy is to. एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना कौन सी होगी? बात ध्यान से समझना क्वेश्चन को, इसमें 2 पार्ट है। अगर आप कहेंगे सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, तो उसका आंसर हो जाएगा कि एक्सप्लेन हिम और हर इन वर्ड प्रॉब्लम इन सिंपल लैंग्वेज। छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझा दो तो उसको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसको वो वाली वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही जो इन्वॉल्व करती है ट्रांसपोजिशन इन अलजेब्रा, जो क्या, जिसमें कौन सी सम्मिलित है, जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित है, उसे वो वाली वर्ड प्रॉब्लम्स, उन्हें वो वाली शाब्दिक समस्याएं समझ नहीं आ रही। तो इसका आंसर हमें ढूंढना है। देखो, give a lot of practice question on transposition of number, give a lot of practice questions on word problems of another language। तो ये दोनों ही चीजें सिंपली गलत है कि अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप 100 क्वेश्चन दे दो, नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप एक क्वेश्चन भी सही करोगे। तो दोनों तरीके से ये दोनों तो इसीलिए गलत हो गए। ये मैंने आपको बता दिया ये क्यों गलत है। आंसर आपका ये हो गया, लेकिन अब ये आंसर आपका सही क्यों है वो भी देख लो। बच्चे को ट्रांसपोजिशन समझ नहीं आ रहा, और ट्रांसपोजिशन मैंने आपको बताया था कि जब कुछ ऐसा इज इक्वल टू के थ्रू जो ये इधर आगे साइन चेंज होते हैं कि प्लस जो है माइनस बन जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, तो ये जो इक्वल टू के इधर जो आपके ट्रांसपोजिशन होती है, इसे ये बच्चे को समझ नहीं आ रही, तो हम एक्चुअली बच्चे को क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ये जो इक्वालिटी वाला साइन है इसका कंसेप्ट, समानता के प्रत्यय को विकल्प विधि से समझाएंगे ताकि बच्चे को समझ में आए कि इधर प्लस का साइन जो है माइनस क्यों हो रहा है, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन डिवाइड में क्यों चेंज हो रहा है, या वाइस वर्सा। अगर इधर माइनस है तो प्लस क्यों हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। ये हम अलग अलग तरीकों से बच्चे को समझाएंगे ताकि बच्चे को ट्रांसपोजिशन समझ में आ जाए, फिर उसको वर्ड प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा, contemporary understanding of mathematics pedagogy encourages the teacher to do all of the following except
गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित समय को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। अब किसको छोड़कर? मतलब ये है कि टीचर मैथ्स पेडागोजी या कि गणित शिक्षण के दौरान क्या क्या करे सिवाय इस एक के। तो इन तीनों में से 3 तो ऐसे होंगे जो करने चाहिए और एक होगा जो नहीं करना चाहिए, हमें उसी को लेकर आना है। Encourage the ability to approximate solution, सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, introduce the computation of problems before the development of conceptual understanding, create opportunities for students to guess and verify the solutions to problem, विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सके, डेवलप द स्किल ऑफ सिस्टमैटिक रीजनिंग इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना। बताओ क्या होगा? देखो, विद्यार्थियों में तर्क की बात हो रही है तो ये तो बिल्कुल सही होगा, ये तो होना ही चाहिए। तो आपका आंसर होगा, ये तो होगा ही होगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें उसको छोड़ना है, हमें एक्सेप्ट की बात हो रही है, मतलब हमें इसके अलावा, तो ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सके। बिल्कुल, ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है कि जिसमें आप गेस और वेरीफाई करें अपने सोल्यूशन को, और फिर उसको वेरीफाई भी करना है हमें। पहले आप गेस करेंगे कि हाँ ये आंसर हो सकता है, फिर उसको वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई कैसे करेंगे? जब तक आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक आप वेरीफाई नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सत्यापन करेंगे, कंसेप्ट समझ में आएगा तो ये भी सही है। समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, मतलब आपको ऐसी सीधा मैं आप क्लास में आऊँ और आपको मैथ्स के ऐसे ऑप्शन या ऐसे प्रॉब्लम दे दूँ जिसका आपको पता ही नहीं। अब जैसे सपोज करो मैंने आपको एक इस तरीके का कंसेप्ट दे दिया, इसको सॉल्व करो। अब जिनके पास मैथ्स 12th तक थी वो तो समझ तो जाएंगे कि किसका क्वेश्चन है, शायद उन्हें भी याद ना हो कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है इसमें या कैसे सॉल्व होगा। लेकिन जिनके पास मैथ्स 12th में नहीं थी वो डर जाएंगे कि ये क्या है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, log x 1/log x हम सॉल्व कैसे करते हैं, फिर ये dx ये किस चीज का साइन है, डर जाओगे ना। लेकिन अगर मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूं कि log x कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इस dx फंक्शन का मतलब क्या है, तो आप समझ जाओगे। तो यही तो गलत है कि आप सबसे पहले आगे प्रॉब्लम नहीं दे सकते बच्चे को, पहले आप कंसेप्ट समझाओ फिर प्रॉब्लम दो। तो आंसर है आपका बी पार्ट, क्योंकि पहले आप ये नहीं कर सकते, ये आपको ऐसा नहीं करना है। और ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेट टू सोल्यूशन तो हमें करना ही पड़ेगा कि सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को भी प्रोत्साहित करें, है ना। तो ये भी सही है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस और ये है आपकी आज की आंसर की। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे सब्सक्राइब कर सकें और उन्हें एक्चुअली जो कंटेंट है वो मिल सके। किसी की हेल्प हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।